Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का जियोग्राफी स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज का ये सेकेंड चैप्टर है और इससे पहले मैं साइंस और हिस्ट्री क्लास 6 का कंप्लीट करा चुकी हूँ। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। और इन वीडियोस के अगर आप पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे स्टडी क्विज आप सर्च कीजिएगा, चैनल आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे कुछ टास्क आप लोग के लिए भी छोड़ूंगी क्योंकि आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट बोलते जाऊँगी स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा और बाद में अच्छे से बैठ के आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही बोलेंगे कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके इसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का जियोग्राफी और ये सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यानी इस जो लेशन है इसमें अक्षांश के बारे में और देशांतर क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप फिगर कुछ देख सकते हैं, इनका सबका डेफिनेशन आपको नीचे मिलेगा। ये अक्ष यानी इतने अक्ष पे ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ये ग्लोब का फिगर यहाँ पे दिया गया है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जैसा कि 2.1 में यहाँ पे दिखाया गया है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया एवं लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोल पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आगे देख लेती हूँ। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थिति होती है जिसे अक्ष कहते हैं। इसको नोट डाउन करना है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। यहाँ पे अक्ष का मतलब यहाँ पे देखिए, मैं फिगर में आप लोग को समझा देती हूँ। सुई मतलब बात कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से आपको यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका अक्ष हो गया और ये इतना जो है यहाँ पे आपका ध्रुव हो गया, ठीक है। आगे भी मैं अपने नोट्स आप लोग के लिए ज़रूर लेके आऊँगी हेल्प करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो जब मैं ये रिवीजन कराऊंगी एनसीईआरटी बुक का तो उस वक्त मैं आप लोग को ये चीज़ कंप्लीट करा दूंगी और क्लियर भी करा दूंगी। फिलहाल आप इस पॉइंट को आउट करके नोट करते जाइएगा। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब के दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। पहले यहाँ पे जान लेते हैं, आओ कुछ करके सीखिए। इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। इसे विषुवत वृत्त कहते हैं, यानी जो दो बराबर भाग में बांटती है पृथ्वी को उसे विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, देखिए ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है तो इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी ये जो उत्तर में इतने जो है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ध्रुव यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, आपको आई थिंक समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा।
ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, यानी आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों के अक्षांश, यानी अक्षांश का अर्थ होता है समांतर यानी बराबर, ठीक है, एक दूसरे के समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांश किससे मापे जाते हैं? तो अंश में मापा जाता है। इसको भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी विषुवत वृत्त जो है ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है, ठीक है, ये जो बीच की दूरी है ध्रुवों तक, ये पृथ्वी की 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। घबराइएगा मत अगर नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल आप इतना काम कीजिए कि इसे नोट डाउन करते जाइए। जब मैं रिवीजन लाऊंगी तो एक एक पॉइंट को आप लोग को क्लियर करते जाऊंगी, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ मैं अब यहाँ से। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थिति सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिया जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अंश से व्यक्त किया जाता है। यहाँ सब एग्जाम्पल दिया गया है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि इससे एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। यानी विषुवत वृत्त जो है, यानी यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, इससे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ये अक्षांश जो है आपस में घटते जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फिगर आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाइएगा। अब हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाओं के बारे में। विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर, ये नोट डाउन करते चलिएगा, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समांतर रेखाएं और भी हैं। इन सबको नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक एग्जाम के लिए। तो ये जो है यहाँ पे दिया गया है, इसको रट लेना है, ठीक है, इसको समझाना नहीं, इसको रट लेना है, इसलिए इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। जैसे कर्क रेखा कहाँ पे है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा कहाँ पे है? तो दक्षिणी गोलार्ध में है। और कितने डिग्री पे है? तो 23.5 डिग्री पे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आती हूँ यहाँ पे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया है कैसे इसको सूर्य माना गया है और कैसे इसकी लाइट पृथ्वी पर तिरछे ढंग से पड़ रही है, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ मैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र ठंड बहुत होती है, इसलिए यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव यहाँ पे दिखाया गया है। देशांतर क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को
दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यामयोतर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं देशांतर, इसे देशांतर कहते हैं। ये जो भाग नारंगी के छल्लों जैसे बांटे गए हैं इसे देशांतर कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ती हूँ मैं। यहाँ पे उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी है ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामयोतर आपस में मिलती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामयोतर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में विभक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने यह निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामयोतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामयोतर के प्रमुख यामयोतर कहते हैं। इसको नोट डाउन कीजिएगा। इस मान 0 डिग्री देशांतर है, इसका मान जो है वो 0 डिग्री समांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की तक गणना करते हैं। अब आती हूँ आगे। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामयोतर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। यहाँ पर ग्रिड जो दिखाई गई है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ती हूँ मैं। ये जो यहाँ पे फिगर दिया गया है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और समझ लीजिएगा, और हर एक चीज़ को हिंद महासागर कहाँ है, अटलांटिक महासागर कहाँ है, प्रशांत महासागर कहाँ है, इन सबको आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं। ये सब आगे भी पढ़ने को मिलेगा, घबराइए नहीं। आगे भी इन सब का डिफिनीशन अच्छे से दिया गया है अगले क्लास में। आगे बढ़ती हूँ मैं। देशांतर और समय क्या होता है अब इसके बारे में जान लेते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय से सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। इसको नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। समय के अंतर को दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, सब इम्पोर्टेंट है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुने 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इन सबको समझते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामयोतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। आगे यहाँ पे बढ़ती हूँ मैं। मानक यामयोतर कैसा होता है और किस डिग्री पे होता है यहाँ पे दिखाया गया बगल में। चलिए तो अब इसको समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारा का तथा असम में डिब्रूगढ़
के स्थानीय समय के लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश के मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, खासतौर पर मैं बोल रही हूँ, काफ़ी बार आ चुका है, फिर भी आ सकता है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वह आज रात्रि में नहीं सो पाए। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय का अंतर क्या है? भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो शाम में भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो इससे जो है मैथ्स में या ईवीएस में या फिर आपके पेपर सीटेट पेपर 2 में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब यहाँ पे लास्ट में अभ्यास जो दिए गए हैं इसको आप जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं भी आप लोग के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ये टोटल आपको करना है, इससे डाउट जितने हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबको करना था। तो ये था आज का लास्ट चैप्टर जो होता है यहीं पर समाप्त। स्क्रीनशॉट इन सबको लेते जाइएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।